Hello everyone, welcome back to lecture number 5, class number 5 of भारतीय न्याय संहिता। सबसे पहले तो आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक जल्दी से क्विक टेक चेक कर लेते हैं। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल जल्दी से बता दीजिए, सो देन वी विल स्टार्ट। गुड टू गो राइट? ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा बस, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, चलिए। कल हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे एक्टस रिया मेंस रिया वाला पार्ट मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया था। लास्ट जो हमने हमारी क्लास हमारा लेक्चर खत्म किया था वो एक केस लॉ पे किया था, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज का केस मैंने आप सबको बताया था, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, ये ऑर्डर दिया था कि हर अपराध में या हर केस में मेंजरिया साबित करना जरूरी हो, ऐसा नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे बेसिकली एक्टस रिया से भी क्या हो जाता है, काम चल जाता है। तो मैंने कल आपसे क्या कहा था कि बेसिकली आपको जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ोगे, भारतीय न्याय संहिता में आप कोई भी अपराध पढ़ोगे, चाहे आप महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पढ़ेंगे, चाहे आप ह्यूमन बॉडी के साथ होने वाले अपराध पढ़ेंगे, चाहे आप प्रॉपर्टी के साथ होने वाले अपराध पढ़ेंगे, चाहे आप रिलीजन के साथ होने वाले अपराध पढ़ेंगे, कोई भी सेक्शन पढ़ोगे, कोई भी धर्म कोई भी सेक्शन पढ़ोगे, कोई भी अपराध जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन को पढ़ते समय हमें देखना होता है कि क्या वहां पे हमसे मेंजरिया मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है। जैसे मैंने आपको किडनैपिंग का एग्जाम्पल दिया था, किडनैपिंग के अपराध में मेंजरिया नहीं मांगा जाता है। सेक्शन पढ़ोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ सेक्शंस में जहां पे मेंजरिया नहीं मांगा जाएगा वहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ एक्टस रिया दिखा के भी हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को पनिश कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हम किसी अपराध के लिए सजा दे सकते हैं। क्योंकि अगर किसी सेक्शन में मेंजरिया के बारे में बात नहीं की गई है, मतलब वहां पे मेंजरिया साबित करना भी नहीं है। ऐसे में आप क्या करोगे, सिर्फ एक्टस रिया दिखाओगे, सिर्फ उनका दोषपूर्ण कार्य दिखाओगे और आप उनके अपराध को, आप उनके ऑफेंस को यहां पे साबित कर जाओगे, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम को भी नोट कर लीजिए, यहां से भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, विच इज एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया। अब इस मैक्सिम का कोई हिंदी वर्जन नहीं आता है, ठीक है। तो मैक्सिम्स को आपको एज इट इज इंग्लिश में ही याद करना पड़ता है, क्योंकि ये लैटिन मैक्सिम्स होती हैं। इनका हम हिंदी ट्रांसलेशन करके या इनको हिंदी में कन्वर्ट करके हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस मैक्सिम को एज इट इज आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको एज इट इज ही आपको यहां पे याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लीगल मैक्सिम है, ये बेसिकली आपसे एग्जाम में सवाल यही बनता है कि ये लीगल मैक्सिम क्या कहती है। तो ये लीगल मैक्सिम यही चीज कहती है कि किसी भी अपराध को या किसी भी व्यक्ति को पनिश करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को गिल्टी डिक्लेयर करने के लिए आपको एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों साबित करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कौन से अपराधों पे ये मैक्सिम अप्लाई होगी, वापस से दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कौन से वाले अपराधों पे ये लीगल मैक्सिम अप्लाई होगी, उन अपराधों पे जहां पे पहले तो एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों मांगा जा रहा है। भाई जिन अपराधों में मेंस रिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहां पे ये लीगल मैक्सिम भी नहीं अप्लाई हो सकता। तो जिन अपराधों में एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों आपसे मांगा जा रहा होगा, उन अपराधों में दोनों साबित करोगे तभी कोई व्यक्ति गिल्टी डिक्लेयर हो पाएगा, तभी आप किसी को पनिश कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये लीगल मैक्सिम आपको दिया जाता है कि जिन अपराधों में एक्टस रिया मेंस रिया दोनों चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कल, हमने इसके बारे में कल जो है मैंने आपको इसका नाम बताया था,
ठीक है, नाम क्या बताया था कि ऐसे अपराधों को हम क्या कहते हैं, ऐसे अपराधों को हम फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस कहते हैं या फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी वाले ऑफेंसेस कहते हैं, जहां पे आपसे एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों मांगा जाता है। तो ऐसे अपराधों में सिर्फ अकेला एक्टस रिया दिखा के भी तुम अपराध साबित नहीं कर पाओगे और अकेला मेंस रिया दिखा के भी तुम किसी का अपराध साबित नहीं कर पाओगे, किसी को सजा नहीं दिलवा पाओगे। ठीक है, ऐसे अपराधों में आपको दोनों दिखाना पड़ेगा किसी व्यक्ति को पनिश करने के लिए। तो इन अपराधों पे यानी कि आपके फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी वाले जो अपराध होते हैं वहां पे ये लीगल मैक्सिम आपका अप्लाई होता है, दैट इज एक्टिस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ अपराधों में ऐसा होगा कि आप सिर्फ एक्टस रिया दिखा के व्यक्ति को सजा नहीं दिलवा पाओगे। जैसे कि मर्डर का अपराध है, मर्डर के अपराध में सिर्फ आपने किसी पर्सन की डेथ कॉज करी है या आपने किसी पर्सन की जान ली है, इतना तो सफिशिएंट नहीं होता दिखाना, और इतना दिखा के आप किसी व्यक्ति को मर्डर की सजा दिलवा भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मेंस रिया भी प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि उस पर्सन का इंटेंशन था, नॉलेज था, यह बात भी आपको साबित करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, अगर सिर्फ एक्टस रिया दिखा के और मेंस रिया ना दिखा के किसी व्यक्ति का अपराध नहीं सिद्ध किया जा सकता है, किसी को सजा नहीं दिलवाई जा सकती है, तो क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि क्या सिर्फ मेंस रिया दिखा दें और एक्टस रिया ना दिखाएं और किसी को सजा दिलवा दें। ठीक है, तो जैसे इसको हम एक एग्जांपल से यहां पे समझते हैं। मान लो कि मैं किसी पर्सन का मर्डर करना चाहती हूं, मैं किसी पर्सन की डेथ कॉज करना चाहती हूं, मैं किसी व्यक्ति की हत्या कॉज करना चाहती हूं और मैं डेली उस चीज के बारे में सोची जा रही हूं कि मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मारना है। अलग अलग तरीके अपने दिमाग में मैं चला रही हूं कि मैं कैसे इसको मारूं, मैं कैसे इसकी यहां पे डेथ कॉज करूं, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरा इंटेंशन है किसी को मारने का, मेरी चाह है किसी को मारने की, मैं किसी की डेथ कॉज करना चाहती हूं, वो तो आपको दिख रहा है, यानी कि मेरा गिल्टी मन है, मेरा दोषपूर्ण मन है, मेरा मेंस रिया है, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन जब तक मैं उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए, या जो मेरी चाह है किसी को मारना, किसी का मर्डर करना, जब तक मैं उसे पूरा करने के लिए कोई एक्ट नहीं करूंगी, कोई कार्य नहीं करूंगी, यानी कि जब तक कोई एक्टस रिया नहीं होगा, तब तक आप मुझे सजा दे ही नहीं पाएंगे। भाई दिमाग में सोचने से थोड़ी ना कोई आदमी दोषी हो जाता है, या थोड़ी ना किसी को यहां पे पनिशमेंट मिल जाती है। और सिमिलरली इसका उल्टा भी पॉसिबल नहीं है ना। अगर सिर्फ मेंस रिया दिखा के और एक्टस रिया ना दिखा के किसी को सजा नहीं दिलवाई जा सकती है, तो सिर्फ एक्टस रिया दिखा के और मेंस रिया ना दिखा के भी किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था कि जैसे मान लेते हैं आपकी गाड़ी के आगे कोई व्यक्ति आ गया अचानक से, एक्सीडेंटली, आपकी कोई गलती नहीं है, आप नॉर्मली सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपने नॉर्मल स्पीड भी मेंटेन करी हुई है, लेकिन अचानक से एक आदमी, कई बार होता है ना कि कुछ सरफेरे से लोग होते हैं, सड़क क्रॉस करनी नहीं आती उनको रेड लाइट ग्रीन लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, कहीं भी निकल जाते हैं सड़क क्रॉस करने के लिए। तो आप बढ़िया एकदम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अचानक से एक आदमी कूदता फांदता हुआ आपकी गाड़ी के सामने आ गया, आपने उसकी डेथ कॉज कर दी, आपकी गाड़ी के नीचे आके दबके वो मर गया। अब यहां पे एक्टस रिया तो है मर्डर का, ये तो दिख रहा है कि आपने कुछ किया है और आपके एक्ट से किसी पर्सन की डेथ कॉज हुई है, लेकिन हमें यह भी दिख रहा है कि आपको उसे मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, आपने कोई ये जानबूझ के नहीं किया है, यहां पे कोई आपका गिल्टी माइंड नहीं था, ना तो आपका इंटेंशन था और ना ही आपको नॉलेज थी। भाई आपको कैसे पता होगा कि कोई पर्सन आपकी गाड़ी के नीचे दबके मर जाएगा, आप तो क्योंकि नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि एक्टस रिया दिखा के और मेंस रिया ना दिखा के भी क्या नहीं हो सकता, किसी का अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाके ये जो मैक्सिम है आपका एक्टस, जो मैक्सिम मैंने अभी आपको बताया, ये मैक्सिम हमको सिंपल भाषा में यही बताता है कि जिन अपराधों में एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों मांगा गया है, तो वहां पे फिर दोनों दिखाना पड़ेगा। दोनों में से एक भी दिखाने में अगर आप स्टूडेंट्स फेल हुए, एक्टस रिया नहीं दिखा पाए या मेंस रिया नहीं दिखा पाए, दूसरा दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा,
आप किसी व्यक्ति को सजा नहीं दिलवा पाओगे, आप किसी को पनिश नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले अपराध होते हैं, जो कल मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज वाले का एग्जाम्पल दिया था, केस बताया था, ठीक है। उस तरीके के जो अपराध होते हैं जिन्हें हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी अपराध कहते हैं या जिनको हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले अपराध कहते हैं, ऐसे अपराधों में मेंजरिया नहीं देखा जाता। तो वहां पे मेंजरिया हमें साबित भी नहीं करना है, सिर्फ एक्टस रिया दिखा के आप सामने वाले को सजा दिलवा जाओगे। लेकिन जो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी वाले अपराध होते हैं, जैसे मर्डर है, जैसे कि थेफ्ट है, जहां पे सेक्शन में ही लिखा है कि भाई हमको दोनों चाहिए, एक्टस रिया भी चाहिए, मेंजरिया भी चाहिए, तो ऐसे अपराधों में जब एक्टस रिया मेंजरिया दोनों दिखाओगे तभी सामने वाले पर्सन को सजा दिलवा पाओगे। अच्छा, एक और एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहां पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देखो, एक्टस रिया साबित करना तो बहुत ही आसान होता है, एक्टस रिया साबित करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, क्योंकि वो आपको दिख रहा होता है। भाई मुझे दिख गया, आपकी गाड़ी से दबके एक आदमी मर गया, सबको दिख रहा है, मुझे क्या, सड़क पे जितने लोग थे सबको ये चीज दिख रही है क्लियरली कि आपने कोई एक्ट किया, आप गाड़ी चला रहे थे, उसके गाड़ी के नीचे दबके एक आदमी की डेथ हो गई, आप उसकी मौत का कारण है, आप उसकी मौत की वजह है। तो एक्टस रिया तो एकदम क्लियरली इस्टेब्लिश हो जाता है, क्लियरली साबित हो जाता है। दिक्कत कहां फंसती है? दिक्कत फंसती है मेंजरिया साबित करने में, ठीक है, क्योंकि मेंजरिया क्या है? मेंजरिया में आप कह रहे हैं कि मेंजरिया होता है किसी आदमी का इंटेंशन, किसी आदमी की नॉलेज, किसी आदमी की डिसऑनेस्टी, किसी आदमी कोई अगर कोई चीज फ्रॉड्यूलेंटली करता है ना। तो ये तो तुम सारे दिमाग की स्थिति की बात कर रहे हो। भाई कोई आदमी बेईमान है, कोई चोर है, कोई धोखेबाज है, कोई तुमको चीट करना चाहता है, किसका मन में क्या चल रहा है, किसका क्या इंटेंशन है, ये तो सारे दिमाग में चलने वाली चीजें होती है ना। तो मेंजरिया देखा तो नहीं जा सकता, मेंजरिया तो किसी के दिमाग की स्थिति है। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कैसे साबित करेंगे आप? भाई मैंने मर्डर जानबूझ के किया है, या मैंने मर्डर गलती से किया है, या मैंने मर्डर नॉलेज के साथ किया है, या प्राइवेट डिफेंस में किया है, ये तो मेरे दिमाग में था ना। हाउ विल यू बी एबल टू प्रूव दिस? तो मेंजरिया साबित करने का सीधा सिंपल तरीका होता है, अपराध किस सिचुएशन में हुआ है, किन हालातों में हुआ है, किन सर्कमस्टांसेस में हुआ है, उसको देखो, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। क्योंकि आप किसी का मन नहीं पढ़ सकते, आप किसी का माइंड नहीं रीड कर सकते हैं, और मेंजरिया दिमाग में ही होता है, माइंड में ही होता है। तो मेंजरिया साबित करने के लिए हमें क्या देखना होता है? हमें सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं, ठीक है। सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है? जैसे यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए नाम का पर्सन है, इसने क्या करा, इसने बी के ऊपर गोली चला के, यानी कि बी को शूट करके बी की डेथ कॉज कर दी, यानी कि इसने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो एक्टस रिया तो आपको दिख गया, ए ने ही एक्ट किया है, ए ने ही गोली चलाई है, उससे ही बी की डेथ हुई है, वो तो सब कॉजालिटी लिंक वगैरह दिखा के तुम साबित कर लोगे। अब आते हैं इस बात पे कि जो मर्डर का अपराध है वो आपसे कहता है कि सिर्फ इतना दिखा के तो भैया काम नहीं चलेगा। मर्डर का अपराध कहता है कि अब आप साबित करिए मेंजरिया, यानी कि इंटेंशन या नॉलेज में से कोई एक चीज आपको साबित करनी होगी, ठीक है। अब इसे हम साबित करने के लिए जाएंगे तो कैसे साबित करेंगे ये? अब हम देखेंगे कि अपराध किस हालात में हुआ है, ए ने बी के ऊपर गोली क्यों चलाई है। अब जब हमने सिचुएशन को देखना शुरू करा, जब हमने हालातों को एग्जामिन करना, जैसे बेसिकली जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना स्टार्ट किया, आपने सारे सबूत देखे, आपने फॉरेंसिक्स की जांच करवाई, आपने मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह करवाया, सारी चीजें आपने करवाई, तो आपको यह पता चला कि ए ने बी के ऊपर गोली तो चलाई, ए ने बी का मर्डर तो किया, बट वो करने का कारण ये था कि पहले जो हमारा बी है ना, ये ए के ऊपर गोली चला रहा था, ये एक को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, ये ए के ऊपर फायर कर रहा था। तो ए ने तो अपने बचाव में
अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने प्राइवेट डिफेंस में बी के ऊपर गोली चलाई और बी की डेथ कॉज कर दी। तो इससे क्या हुआ, हमने जैसे ही अपराध किन सर्कमस्टांसेस में हुआ वो देखा, जैसे ही उस चीज को हमने एनालाइज किया, हम ये बात पकड़ गए, हम ये बात परख गए कि अच्छा, मतलब ए का जो मेंजरिया था बी को गोली मारते समय या बी को शूट करते समय, वो इंटेंशन या नॉलेज नहीं था, इसने तो प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाई है, इसने तो सेल्फ डिफेंस में अपराध किया है। मतलब ए का मेंजरिया क्लियर हुआ, और जैसे ही क्लियर हुआ आप इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि भाई ए जो है, ए को तो अब हम पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेंजरिया कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि मेंजरिया भारतीय न्याय संहिता में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कहीं इंटेंशन लिखा होगा, कहीं नॉलेज लिखा होगा, कहीं रीजन टू बिलीव लिखा होगा, कहीं पे वॉलेंटरीली लिखा होगा, कहीं पे डिसऑनेस्टली लिखा होगा, कहीं पे फ्रॉड्यूरेंटली लिखा होगा। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें होती हैं बेसिकली, तो आपको किस सेक्शन में क्या मेंजरिया मांगा गया है, इसके लिए आपको सेक्शन देखना पड़ेगा। सेक्शन में जो भी मेंजरिया मांगा होगा वो मेंजरिया आपको साबित करना होगा। और मेंजरिया क्योंकि दिमाग की स्थिति है यहां पे, तो आप उसको जो है सिर्फ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बता सकते हैं कि मेंजरिया सामने वाले पर्सन का क्या हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पे देती हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पे देती हूं। मान लेते हैं ए है, ए ने क्या करा है, बी के सर पे, बी के हेड पोर्शन पे एक लाठी से, यानी कि एक वुडन स्टिक से क्या करा है, हमला करा है। ए ने लाठी ली, एक वुडन स्टिक ली और बी के सर पे मार दिया। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि बी की डेथ हो गई। तो अब हमें यहां पे एक्टस रिया तो दिख रहा है। ठीक है, हमें यहां पे एक्टस रिया तो दिख रहा है कि हाँ भाई ए ने लाठी मारी है, ए ने एक्ट किया है और उससे रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस निकल के आया है कि बी की डेथ हो गई है। लेकिन अब हमें मेंजरिया साबित करना पड़ेगा। ठीक है, मेंजरिया दो ही दिए हैं मर्डर में, या तो इंटेंशन साबित करो या नॉलेज साबित करो। अब यहां पे अगर तुम ये साबित करना चाहोगे कि हां ए ने जानबूझ के बी को मारा है, ए ने जानबूझ के बी का मर्डर किया है, उसका इंटेंशन था बी का मर्डर करने का, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि हमारा जो ये आरोपी है ए, हमारा जो ये एक्यूज्ड है ए, ये इस बात को इस तरीके से डिफेंड करेगा कि सर एक बात बताइए, अगर मेरा बी को मारने का इंटेंशन होता, अगर मैं बी को मारना चाहता, अगर मैं सच्ची मतलब दिलो जान से चाहता था कि बी मर जाए, इसकी डेथ हो जाए, तो मैं क्या पागल हूं कि मैं लाठी का इस्तेमाल करता या मैं लकड़ी का इस्तेमाल करता। यहां पे इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज चाहते हो और उस चीज को होने देने के लिए, वो रिजल्ट, वो कॉन्सिक्वेंस लेके आने के लिए आप फिर पूरा जोर लगा देते हो, आप फिर गलती का कोई स्कोप नहीं छोड़ते हो कि कोई और रिजल्ट, कोई और कॉन्सिक्वेंस निकल के आ जाए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को सच में जान से मारना चाहता है, वो क्या करेगा, तरीका भी तो ऐसा ही इस्तेमाल करेगा ना कि आदमी मर ही जाए। तो ए यही बोलेगा कि सर अगर मुझे यहां पे उसको मारना ही होता, मेरा डेथ कॉज करने का ही इंटेंशन होता, तो मैं लाठी से थोड़ी ना मारता, मैं बड़ा सा पत्थर ले लेता, वो उसके सर पे दे मारता, मैं आयरन की रॉड ले लेता, वो मैं उसके सर पे दे मारता। तो क्या हुआ बेसिकली, हमने जब अपराध किन सर्कमस्टांसेस में हुआ है, अपराध का नेचर है ना, अपराधी ने कैसे हमला किया, ये सारी चीजें जब हमने एनालाइज की, देखी, तो हम इस कंक्लूजन पे आ गए कि हाँ, ए का इंटेंशन नहीं हो सकता है यहां पे बी का मर्डर करने का। हाँ, नॉलेज हो सकती है जरूर कि भाई लाठी है, सर थोड़ा सा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, सर थोड़ा सा रिस्की वाला एरिया होता है, किसी के भी सर पे अगर लाठी वगैरह से मारा जाए तो ठीक है, किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, कोई मर सकता है। नॉलेज आप फिर भी साबित कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आप इंटेंशन जो है वो साबित नहीं कर पाओगे। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल को बदल दें, फिर वही हो रहा है कि ए बी के ऊपर हमला कर रहा है, ए बी को मार रहा है। इस बार मारने के लिए उसने क्या करा है, आयरन रॉड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और आयरन रॉड उसने सीधे बी के सर पे मारी है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें तुम ये क्लियरली साबित कर जाओगे कि सर ए जो है, इसका इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का, ये मारना चाहता था। अब दिख रहा है जिन परिस्थितियों में, जिन सर्कमस्टांसेस में या जिस तरीके से अपराध हुआ है, अब दिख रहा है कि ये उसका मर्डर करना चाहता था।
अदरवाइज सर जैसे सेंसिटिव ऑर्गन पे भारी भरकम आयरन रॉड को यूज करने का और क्या सेंस बनता है? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि अरे मुझे नहीं पता था सर पे आयरन रॉड मारने से कोई आदमी मर सकता है, किसी की डेथ हो सकती है। क्लियरली पता चल रहा है। तुमको भी इतनी अकल होगी कि आयरन रॉड जो है थोड़ा डेंजरस वेपन होता है, सर थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया होता है किसी भी आदमी के शरीर का, और इतने ब्लंट, इतने धारीदार या इतने भारी ऑब्जेक्ट से अगर किसी के सर पे मारा जाए तो वो आदमी मर सकता है। तो यहां पे आप क्या कर जाएंगे, आयरन रॉड वाले केस में आप इंटेंशन आसानी से साबित कर जाएंगे, लेकिन पिछले वाले केस में आप इंटेंशन नहीं साबित कर पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी इंटेंशन साबित करने में। वहां पे आप नॉलेज साबित कर सकते हो। तो कुल मिला के कहने का पॉइंट यह है कि मेंजरिया जो होता है स्टूडेंट्स, वो किसी भी पर्सन की मेंटल स्थिति होती है, मेंटल स्टेट होता है कि वो अपराध करते समय क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब आप दिमाग में घुस के तो देख नहीं सकते, तो आपको सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से, आसपास की परिस्थितियों से यह साबित करना होता है कि इसका मेंजरिया क्या था। ठीक है, तो यहां पे हमारा बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन विद सेक्शन नंबर 1। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, चलिए। सो अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 में टोटल आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है वो है 5 क्लॉजेस। ठीक है, जो मेन मेन चीजें यहां पे आपको बताई गई हैं। अब इसमें सेक्शन नंबर 1 में जो आपका पहला क्लॉज है, ये आपको क्या बताता है? ये आपको कानून का, ये आपको लॉ का नाम बताता है। तो लॉ का नाम क्या है भाई? सीधी सी बात है, लॉ का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में जब भी ये सवाल पूछा गया है और इसमें जो स्टूडेंट्स गलती करके आए हैं वो यही करके आए हैं कि 2023 की जगह 2024 वाले ऑप्शन को मार्क करके आ गए हैं, क्योंकि उनको लगा है कि 2024 में भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है, तो द ईयर वुड बी 2024, और वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो सेक्शन के अंदर में भारतीय न्याय संहिता का शॉर्ट टाइटल दिया है, नाम दिया हुआ है, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब वो साल जब पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, वो साल जब प्रेसिडेंट ने इसको अलाउ किया था, इसको इनैक्ट किया था, और इसको कह लो अपना असेंट दिया था, क्लियर किया था। ठीक है, तो द नेम इज भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड नॉट 2024। यहां पे सेक्शन 1 का सब क्लॉज नंबर 2 आपको यह बताता है कि जो लॉ है उस दिन से लागू किया जाएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि केंद्र सरकार ने आपको डेट नोटिफाई करके बताई होगी। तो अगर हम देखते हैं तो बेसिकली केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से जो है आपका भारतीय न्याय संहिता लागू कर दिया जाएगा, इन्फोर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इन्फोर्समेंट डेट हो जाती है। अच्छा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता एक नया क्रिमिनल लॉ है, तो एग्जाम में आपसे इनैक्टमेंट डेट भी पूछ रहे हैं। कई कई एग्जाम्स में देखा गया है कि इनैक्टमेंट डेट भी पूछी गई है। तो इनैक्टमेंट डेट क्या होती है? बेसिकली वो तारीख जिस दिन प्रेसिडेंट ने इस लॉ को क्या करा था, पास करा था, यानी कि अपना असेंट दिया था। तो वो तारीख आपकी हो जाएगी 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस 2023। ठीक है, तो ये 2 तारीखें आप ध्यान रखिएगा, मतलब इनफैक्ट ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टाइटल में नंबर 1, शॉर्ट टाइटल में जो ईयर दिया है वो 2023 दिया है। नंबर 2, जो इनैक्टमेंट डेट है, यानी कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसको इनैक्ट किया था, असेंट दिया था, पास किया था, वो है 25 दिसंबर 2023, जो इनफैक्ट तीनों क्रिमिनल लॉस की सेम ही है। बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, तीनों को असेंट प्रेसिडेंट ने
25 दिसंबर 2023 को दिया था, तो वो हो जाती है हमारी इनैक्टमेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तारीख से इसको लागू करवाया है इंडिया में, सो दैट इज योर 1 जुलाई 2024। अगले महीने मतलब बीएनएस को आए हुए 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आगे हम आते हैं सेक्शन 1 के सब क्लॉज नंबर 3 में। सेक्शन 1 का सब क्लॉज नंबर 3 आपको बताता है इसके इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, आपको इमेजिन करके चलना है इंडिया। ठीक है, ये वाला जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 3, ये बात कर रहा है इंडिया के बारे में, मतलब जहां जहां पे आपका इंडिया है, जहां जहां पे आपका भारत देश है ना। तो भारत देश कहां कहां पे होता है? तो एक तो जो पूरा हमारा लैंड एरिया है, जो पूरा जमीनी एरिया है, जहां तक इंडिया का बॉर्डर है, वो जहां तक इंडिया की बाउंड्री है, उसके अंदर में जो भी कुछ आता है वो पूरा इंडिया का एरिया माना जाता है। अब इंडिया के अंदर में फिर जो भी पहाड़ हो, चाहे या नदी हो, चाहे या कोई लेक हो, है ना, या कोई नीचे जाके सुरंग हो, कुछ भी हो, सारा क्या माना जाएगा? इंडिया का पार्ट माना जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अब इंडिया देखो क्या है, इंडिया के पास में कुछ वाटर बॉडीज भी हैं, कुछ समुद्र भी हैं, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है आपका। ठीक है, अब होता क्या है कि जो लैंड के बियॉन्ड इंडिया जो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, उस पानी में 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उस पानी का, वो भी क्या माना जाता है? एज पर इंटरनेशनल लॉ वो भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, वो भी इंडिया की ही टेरिटरी मानी जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां तक इंडिया की बाउंड्री खिंची हुई है, जो लैंड एरिया है, वो तो है ही है इंडिया का पार्ट। उसके साथ साथ जो अगर हम इंटरनेशनल वाटर्स में जाते हैं, पानी वाले इलाके में जाते हैं, तो पानी वाले इलाके में 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल वाटर होता है, वो किसी देश का नहीं होता है, उस पर किसी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली सब क्लॉज नंबर 3 किसके बारे में बात कर रहा है? इंडिया की टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है। जहां जहां तक इंडिया है, जहां जहां तक इंडिया का कंट्रोल है, जहां जहां तक इंडिया की टेरिटरी फैली हुई है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की ये जो पूरी टेरिटरी है, इसमें अब अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, अपराध करता है या ऑफेंस करता है, ठीक है, कोई भी पर्सन से मतलब क्या है? कोई भी पर्सन से मतलब है कि चाहे वो हमारे देश का पर्सन हो, चाहे वो एक इंडियन सिटीजन हो, और चाहे वो एक नॉन सिटीजन हो, यानी कि किसी दूसरे देश का पर्सन हो, चाहे यूएस का हो, चाहे यूके का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे जर्मनी का हो, कहीं का भी हो, चाहे चाइना का हो, चाहे जापान का। ठीक है, तो इंडिया की टेरिटरी में चाहे कोई भी पर्सन अपराध करे, हमारे देश का व्यक्ति अपराध करे या हमारे देश के बाहर का कोई व्यक्ति अपराध करे, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं? भारतीय न्याय संहिता में पनिश कर सकते हैं। अगर इंडिया की टेरिटरी में तुमने कुछ भी ऐसा किया है, इंडिया की टेरिटरी में अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर में एक अपराध माना जाता है, एक ऑफेंस माना जाता है, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि करने वाला व्यक्ति कौन है। अब वो करने वाला व्यक्ति चाहे इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो नॉन इंडियन सिटीजन हो, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? उसको भारतीय न्याय संहिता के अंदर में पनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सब क्लॉज नंबर 3 आपको यही बताता है कि एवरी पर्सन, जहां एवरी पर्सन लिख दिया मतलब एवरी पर्सन, फिर उसमें सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों काउंट हो जाता है। तो हर पर्सन जो है उसको भारतीय न्याय संहिता में पनिश किया जा सकता है, उसको हम लायबल ठहरा सकते हैं पनिशमेंट के लिए, उसको हम गिल्टी डिक्लेयर कर सकते हैं पनिशमेंट के लिए, अगर उसने कोई भी ऐसी चीज करी है जो भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी है, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता में लिखी गई बात के अगेंस्ट है, उसका उल्लंघन है।
ऐसी कोई भी चीज अगर आपने करी है, और मतलब सिंपल भाषा में कह लो कि भारतीय न्याय संहिता में दिया अगर कोई भी अपराध आपने किया है और वो अपराध अगर विद इन इंडिया किया गया है, विद इन इंडिया मतलब जहां तक इंडिया का एरिया है, जहां तक इंडिया की बाउंड्री है, जहां तक इंडिया की कंट्री का, इंडिया देश का कंट्रोल है, उस बाउंड्री में अगर आप कहीं पे भी अपराध करते हैं तो अपराध करने वाला पर्सन चाहे कोई भी हो, चाहे इंडियन सिटीजन हो, चाहे नॉन सिटीजन हो, चाहे अपराध किसी के भी साथ किया गया हो, हमारे देश के नागरिक के साथ किया गया हो या किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ किया गया हो, केस कहां जाएगा, वो पर्सन लायबल कहां माना जाएगा, भारतीय न्याय संहिता के अंदर में माना जाएगा। तो इसलिए हम सब क्लॉज नंबर 3 को क्या कहते हैं, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये इंट्रा मतलब इंडिया के अंदर के एरियाज के बारे में बात कर रहा है, इंडिया कंट्री के विद इन के बारे में बात कर रहा है। इज सब क्लॉज नंबर 3 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब क्लॉज नंबर 3 समझ में आ गया? सब क्लॉज नंबर 3 समझ में आ गया? जल्दी से कंफर्म करिए। ठीक है, अब आ जाओ सब क्लॉज नंबर 4 पे। अब आ जाइए सब क्लॉज नंबर 4 पे। सब क्लॉज नंबर 4 आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है आपके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर, इंडिया कंट्री के बाहर, मतलब किसी दूसरे देश में या किसी ऐसी जगह पे जहां इंडिया का कंट्रोल नहीं है। अब एक बात बताओ, सब क्लॉज नंबर 4 हमें यह कहता है कि हम अपने देश में तो भारतीय न्याय संहिता चलाएंगे ही चलाएंगे, लेकिन हम अपने देश के बाहर भी चलाएंगे भारतीय न्याय संहिता। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर यूके में कोई अपराध हुआ है या यूएस में कोई अपराध हुआ है या फ्रांस में कोई अपराध हुआ है या जापान में कोई अपराध हुआ है या सिंगापुर में अगर कोई अपराध हुआ है, तो वहां तो उनकी कंट्री का लॉ लगेगा ना, वहां तो उनकी कंट्री के प्रोविजंस लगेंगे, उनकी कंट्री का हिसाब किताब चलाया जाएगा। वहां तुम जबरदस्ती करके, मनमर्जी करके अपने देश का लॉ कैसे लगा सकते हो? हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल, ये सिर्फ तब पॉसिबल है, ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, अगर ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, यानी कि जिसे हम एक्यूज्ड कहते हैं, वो अगर कौन निकल आए, वो अगर हमारे देश का पर्सन निकल आए, यानी कि वो एक इंडियन निकल आए। देखो, बीएनएस एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्लियर है। बीएनएस ये कहता है कि ऐसे तो इंडिया के बाहर हम भारतीय न्याय संहिता नहीं चला सकते, इंडिया के बाहर तो भाई जहां अपराध हुआ है वहां पे उस देश का कानून लगेगा, वहां उस देश का लॉ लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि जो पर्सन हमारे देश का है, जो पर्सन हमारे इंडियन सिटीजन है, जो हमारी देश की नागरिकता लेके बैठा हुआ है, ऐसा पर्सन दुनिया में कहीं पे भी चला जाए, तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम काम करने के लिए, तुम पढ़ने के लिए, तुम घूमने फिरने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम यूएस चले जाओ, तुम यूके चले जाओ, तुम फ्रांस चले जाओ, तुम जापान चले जाओ, द बॉटम लाइन स्टेज द सेम कि तुम अभी भी हो इंडियन सिटीजन ही, तुम हो अभी भी इंडियन नागरिक ही, वो नहीं बदला है। तुम देश के बाहर गए हो, ठीक है, तुम कंट्री के बाहर मूव आउट करके गए हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हो तुम अभी भी इंडियन सिटीजन ही। और जब तक तुम इंडियन सिटीजन हो, चाहे तुम दुनिया में कहीं पे हो, चाहे तुम वर्ल्ड में कहीं पर हो, इंडिया के लॉज तुम पे एप्लीकेबल रहते हैं, इंडिया के लॉज तुम पर अप्लाई होते हैं, और तुम्हें इंडियन लॉज में जो जो लिखा हुआ है वो फॉलो करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब अब हम इंडिया के बाहर आ चुके हैं, अब हम इंडिया के बाहर निकल चुके हैं तो अब हम इंडिया के लॉज को क्यों फॉलो करें। जब तक इंडिया के सिटीजन हो, जब तक इंडिया के नागरिक हो, जो इंडिया के लॉज में लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो सिटीजनशिप वाला लॉजिक आ जाता है,
उसके बेसिस पे हम भारतीय न्याय संहिता को इंडिया के बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर अपराधी कौन निकल आए, अगर अपराधी हमारे देश का व्यक्ति निकल आए। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर कहीं अपराध कर देता है, चाहे वो यूके में करे, चाहे वो यूएस में करे, चाहे वो फ्रांस में करे, चाहे वो इटली में करे, चाहे वो कहीं पे भी करे, ठीक है, तो उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता लग सकता है। मतलब अब देखो, अभी तो वो आदमी बाहर है, मान लो ए है, ए ने क्या करा है, रॉबरी करी है, चोरी चकारी करी है, लूटा है किसी आदमी को यूएस में। अब अभी तो वो यूएस में है, अभी तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है तो कभी ना कभी तो वापस आएगा ना, कभी ना कभी तो उसको लौटना पड़ेगा। तो जैसे ही वो लौट के इंडिया आएगा, जहां हम उसको इंडिया में पकड़ेंगे, मान लो वो मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया, या दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया, या कहीं और पकड़ लिया गया, जैसे ही उसको पकड़ा जाएगा तुरंत उसके खिलाफ हम भारतीय न्याय संहिता में क्या करेंगे, अपराध का केस चला देंगे। भले जो अपराध वो करके आया है वो इंडिया के बाहर करके आया है, लेकिन क्योंकि आप इंडियन सिटीजन थे, आपने जो अपराध बाहर किया है वो हमारे देश में भी अपराध है, वो बीएनएस में भी एक अपराध है। तो जैसे ही हम आपको इंडिया में पकड़ेंगे, हम आपके खिलाफ उठा के केस चलाना शुरू कर देंगे। अब एक बार रीड करते हैं कि सेक्शन में क्या लिखा है। देखो, सेक्शन वही कह रहा है, सेक्शन बेसिकली कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो इंडिया के बाहर भी लग सकता है, ठीक है, भले ही जो ऑफेंस हुआ है, जो अपराध हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम अपने देश का लॉ किसी दूसरे देश में कैसे लगा सकते हो, दूसरी कंट्री में कैसे लगा सकते हो? तो दिस कैन ओनली हैपन, ठीक है, दिस कैन ओनली हैपन इफ अ पर्सन इज लायबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ये जो लाइन लिखी हुई है कि अ पर्सन इज लायबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, इस लाइन को बेसिकली हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट एन इंडियन सिटीजन। क्योंकि जो भारतीय नागरिक होता है, जो इंडियन सिटीजन होता है, वही क्या होता है, इंडिया के लॉज के अंदर में लायबल होता है, उसी पे इंडिया के लॉज अप्लाई होते हैं, उसी की जवाबदेही, उसी की आंसरेबिलिटी बनती है अंडर इंडियन लॉज, ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में, अगर कोई इंडियन पर्सन इंडिया के बाहर जाके, यहां पे क्या लिखा है, बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई ऐसी जगह जहां इंडिया की टेरिटरी नहीं आती है, जहां इंडिया का एरिया नहीं आता है, तो इंडिया के बाहर अगर कोई अपराध किया जाता है, कोई ऑफेंस किया जाता है, और अपराध करने वाला अगर हमारे देश का पर्सन है, अगर हमारी कंट्री का पर्सन है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम भारतीय न्याय संहिता लगा के उस आदमी को पनिश कर सकते हैं। तुरंत तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी उसने अपराध किया है दूसरी कंट्री में, वो दूसरी कंट्री वाले भी उसको नहीं छोड़ेंगे, वो भी अपने लॉस के हिसाब से उस आदमी को पनिश करेंगे, ट्रायल वगैरह चलाएंगे, उसको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हां, जब वो आदमी लौट के, जब इंडिया वापस लौट के आएगा, जब इंडिया वो वापस लौट के आएगा, तब जहां हम उसको पकड़ेंगे, तुरंत उसको पकड़ के, उसको प्रोसिक्यूट करके उसके ऊपर बीएनएस लगा दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपको यहां पे समझने की जरूरत है। पहले मैं इसका एग्जांपल दे देती हूं, फिर हम इसको यहां पे रीड करेंगे। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी की, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी एज अ ऑफेंस, एज एन ऑफेंस, एज अ अपराध इंडिया में तो पनिशेबल नहीं है, क्योंकि 377 आईपीसी सुप्रीम कोर्ट पार्शियली काफी साल पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुका था, और भारतीय न्याय संहिता में भी होमोसेक्सुअलिटी को पनिश करते हुए कोई अपराध बनाया नहीं गया है। तो इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में पनिशेबल नहीं है, क्योंकि पनिश करने के लिए कोई अपराध ही नहीं है, कोई ऑफेंस ही नहीं है। करोगे भी, करना भी चाहोगे तो कहां पनिश करोगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जो आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे इंडिया के कुछ नेबर्स में ही आप ले लो, पाकिस्तान हो गया, है ना, अफगानिस्तान हो गया, इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया हो गया, ये कुछ देश हैं जहां पे अभी भी होमोसेक्सुअलिटी क्या आता है, ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। वहां पे अभी भी होमोसेक्सुअलिटी एक पनिशेबल अपराध है, मतलब दो लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं, अगर आप आओगे तो आपको पनिश कर दिया जाएगा। अब मान लो कि कोई इंडिया का पर्सन है, नाउ यू नो कि बहुत सारे इंडियंस हैं, काम करने के सिलसिले में, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वो ये अरबिक कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, बहुत लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, है ना,
पाकिस्तान में भी बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, अफगानिस्तान भी बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि हमारे देश का कोई नागरिक है, हमारे देश का कोई सिटीजन है जो किसी काम के लिए मान लो पाकिस्तान गया हुआ है, लेट्स से किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गया हुआ है, या फिर कोई ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए गया हुआ है, फॉर व्हाटसोएवर पर्पस वो पर्सन पाकिस्तान गया हुआ है। अब ये इंडियन सिटीजन क्या करता है, ये इंडियन सिटीजन, ठीक है, वहां पाकिस्तान में जाके होमोसेक्सुअलिटी कर देता है, मतलब ये किसी लड़के के साथ, किसी आदमी के साथ सेम सेक्स रिलेशनशिप में डेवलप कर ले, सेम सेक्स रिलेशनशिप में आ जाता है। अब होमोसेक्सुअलिटी क्योंकि पाकिस्तान में एक अपराध है, एक ऑफेंस है, तो पाकिस्तान में इसको पकड़ा जाएगा, इसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा, है ना, इसको पनिश भी किया जाएगा, इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन वगैरह भी हम करेंगे, और अगर गिल्टी पाया गया तो उसको कॉन्विक्ट भी कर देंगे ये लोग। लेकिन अब पॉइंट ये है ना कि इंडियन सिटीजन बाहर तो अपराध करके आया है, जिस कंट्री में उसने जो भी किया, जैसे भी किया, वो वहां तो अपराध है, उसको उसके लिए वहां तो पनिश किया जा रहा है। बट द पॉइंट इज कि ये चीज इंडिया में तो अपराध नहीं है ना, ये चीज इंडिया में तो अपराध नहीं है। तो सब क्लॉज नंबर 3 में, ठीक है, सब क्लॉज नंबर 4 में, ठीक है, ये जो पॉइंट है कि हमारे देश का पर्सन इंडिया के बाहर अगर अपराध करता है तो जब वो इंडिया लौट के आएगा तो हम उसको इंडिया में भी पनिश कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरी चीज क्या है कि वो जो बाहर अपराध करके आया है वो क्या होना चाहिए, वो इंडिया में भी अपराध होना चाहिए। अब वो पर्सन होमोसेक्सुअलिटी करके आया है, होमोसेक्सुअलिटी बाहर अपराध है, दूसरे कंट्रीज में एक ऑफेंस है, लेकिन इंडिया में वो अपराध नहीं है। तो जब ये पर्सन पाकिस्तान से इंडिया लौट के आएगा तब आप इसको पनिश नहीं कर पाओगे। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि ये जो एक्ट कमिट किया गया है इंडिया के बाहर, जिसके लिए वो दूसरा देश उसको पनिश कर रहा है, सजा दे रहा है, पॉइंट इज कि वो चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, इंडिया में भी अपराध होनी चाहिए, उसको इंडिया में भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। अदरवाइज आप उस पर्सन को इंडिया में पनिश नहीं कर पाओगे। बाकी अदरवाइज आप अगर इंडियन सिटीजन हो, दूसरे देश में जाके आप कोई अपराध करते हो, ठीक है, और वो चीज अगर इंडिया में भी अपराध है, तो जब आप लौट के इंडिया वापस आओगे हम आपको पनिश करेंगे, क्योंकि आप हमारे सिटीजन हो। आप जहां रहेंगे, जब रहेंगे, जिस टाइम पे रहेंगे, आप पे हमेशा इंडियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं, आप हमेशा इंडियन लॉज के कंट्रोल में माने जाते हो। तो तुम इंडिया लौट के आओगे, हम तुमको इंडिया में भी पनिश करेंगे एज इफ कि तुमने वो अपराध कहां किया है, इंडिया में ही किया है। इज सब क्लॉज नंबर 4 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज सब क्लॉज नंबर 4 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पे डबल जोपार्डी अप्लाई नहीं होता है गौरव। डबल जोपार्डी ओनली अप्लाइज जब इंडिया में और इंडिया के किसी लॉ में आपको ऑलरेडी अपराध करने के लिए प्रोसिक्यूट किया जा चुका है, पनिश किया जा चुका है, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि अगेन फॉर द सेम ऑफेंस या अगेन फॉर द सेम एक्ट आपको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। डबल जोपार्डी ओनली अप्लाइज when you already have been prosecuted and punished once in India। यहां पे डबल जोपार्डी नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि जो आपका प्रोसिक्यूशन हुआ है या जो आपको पनिश किया गया है वो दूसरी कंट्री ने किया है, अभी तक हमने तो किया ही नहीं ना, तो हमारे लिए तो अभी आंकड़ा 0 है, नंबर 0 है। तो यहां पे उस सेंस में डबल जोपार्डी अप्लाई नहीं होता। डबल जोपार्डी ओनली अप्लाइज व्हेन यू हैव बीन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड वंस इन इंडिया। नाउ वी कांट पनिश यू फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। बट अगर दूसरे देश ने पनिश किया है तो अभी उनने किया है, अभी हमने कुछ नहीं किया है यहां पे, ठीक है। चलिए सब क्लॉज नंबर 5 जो है उससे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं शाम को 4 बजे। टेक केयर, बाय बाय।